ये कहानी है अयातुल्लाह अली खामनोई की। ये कहानी है एक साधारण मौलवी के सुप्रीम लीडर बनने और फिर इजराइल अमेरिका के एक मिसाइल स्ट्राइक में शहीद होने की। 28 फरवरी 2026 की रात में जब ईरान की हवाओं में मिसाइल छोड़े जाते हैं और खामनोई की मौत की खबर आती है तो यह एक सल्तनत के शांत होने की आहट थी। वो सल्तनत जिसे अली खामनोई ने पिछले 4 दशकों से ईंट दर ईंट खड़ा किया था, जिन्हें ईरान में वली फकी यानी खुदा का जमीन पर नुमाइंदा माना जा रहा था, लेकिन अब इतिहास के पन्नों में वो दफन हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल बार बार कह रहे हैं कि ईरान संभल जाओ, वरना जैसे हमने तुम्हारे रहबर का खात्मा किया है हम तुम्हारे मुल्क का खात्मा कर देंगे। ईरान से लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान तक में उस रहबर के लिए खून बहाने की होड़ लगी है। लोग बदला लेने की बातें कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि खामनोई कौन थे? और क्यों ऐसा है कि चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो कश्मीर हो, लखनऊ हो, पाकिस्तान में लाहौर रावलपिंडी हो, ऐसा क्या है खामनोई के अंदर कि लोग उनके लिए मरने मिटने को तैयार हैं? हालांकि खामनोई की जिंदगी का एक पहलू और भी है। दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो उनकी मौत पर जश्न मना रहा है। ईरानी भी जश्न मना रहे हैं। 86 साल के बुजुर्ग मौलवी की मौत से वो खुश हैं और इसीलिए आज हमको लगा कि आज कहानी सुनाए खामनोई की कि कौन था वो लड़का जो मशहद की धूल भरी गलियों में एक साधारण मौलवी घर पैदा हुआ और फिर दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली इंसानों की फहरिस्त में शुमार हो गया। कैसे उस दौर के आजाद ख्याली मॉडलिंग वाले ईरान में पले बड़े खामनोई ने धर्म और राजनीति को आपस में जोड़कर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसने परमाणु बम की जिद में आज अपने देश को कंगाल किया, खुद को शहीद किया और अब उनके नाम पर विश्व युद्ध की आहट जो है वो नजर आ रही है। आज कहानी खामनोई की जिसने ईरान का भूगोल और इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। खामनोई की कहानी समझने के लिए आपको इतिहास में चलना पड़ेगा। इतिहास में जाने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा ताकि इजराइल ईरान का जो युद्ध है उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी हम आप तक सबसे पहले और सही पहुंचा सकें। अब शुरुआत करते हैं शुरू से, मशहद के गलियों से, वो शायरी से जब एक मौलवी शायर बन रहा था। 19 अप्रैल साल 1939 मशहद का वो इलाका जहां वक्त ठहरा हुआ था। सैयद जावेद खामनोई के घर जब अली का जन्म हुआ तो घर में सिर्फ कुरान की आयतें और सादगी का साया था। जिस ईरान में खामनोई बड़े हो रहे थे वो आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। पेरिस और लंदन जैसा चकाचौंध भरा था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के राज में मॉडलिंग, नाइट क्लब और वेस्टर्न कपड़ों का बोलबाला था। खामनोई अपनी किताब सेल नंबर 14 में लिखते हैं कि जब वो 4 साल की उम्र में मकतब जाते तो उनके छोटे छोटे पैरों में पुरानी जूतियां होती और हाथों में धार्मिक किताबें। बाहर की दुनिया में मखमल और शराब का दौर था, लेकिन उस घर में सन्नाटा और इबादत थी। जब वे अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर बाहर निकलने लगे तो आधुनिक बच्चे उन्हें अखुंद कहकर चिढ़ाते। यही वो अपमान था जिसने उनके अंदर शाह के मॉडर्न ईरान के खिलाफ नफरत के बीज बोए। हालांकि यहां एक विरोधाभास भी है। यह सख्त मौलवी अंदर से एक शायर था। जेल की अंधेरी रातों में खामनोई अक्सर अपनी तन्हाई को गजलों में पिरोते थे। वो मशहद के उन चुनिंदा मौलवियों में से थे जो बड़े बड़े कवियों और साहित्यकारों के साथ बैठकर कला पर चर्चा करते। लेकिन विडंबना देखिए कि जो हाथ जेल में कोमल गजलें लिख रहे थे वही हाथ सत्ता में आते उन कलाकारों के जुबान काटने का हुक्म देने लगे। वे अक्सर रात के अंधेरे में अपनी डायरी में ऐसी बातें लिखते जो राजनीतिक में तब्दील हुई और कला उनके लिए वही रह गई जो शायद उनकी राजनीतिक सोच में फिट हो रही थी। खामनोई की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दौर था साल 1989 की क्रांति की आग। 11 साल की उम्र में मौलवी बन चुके खामनोई जब कोम शहर पहुंचे जो शिया इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र था तो उनकी मुलाकात अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी से हुई। खोमैनी उस समय शाह की नीतियों के सबसे बड़े दुश्मन थे। उनका यह मानना था कि इस्लाम और सियासत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
और उन्हें अलग करना खुदा का अपमान है। खोमैनी के ऐसे मुरीद बने कि उन्होंने अपनी पूरी जवानी जेलों और विद्रोह के नाम कर दी, कोड़े खाए, यातनाएं झेली, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। वे रात रात भर जागकर शाह के खिलाफ पर्चे लिखते, मस्जिदों के बाहर बांटते। फरवरी 1989 में जब शाह की हुकूमत ताश के पत्तों की तरह ढह गई और खोमैनी पेरिस से वापस लौटे तो खामनोई उनके राइट हैंड बन चुके थे। उन्होंने ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाई, जिसका असली मकसद देश की सुरक्षा नहीं बल्कि उस कुर्सी और क्रांति की हिफाजत करना था जो बड़ी मुश्किल से हासिल की थी। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जिसने एक साधारण मौलवी को ईरान का सबसे बड़ा सुल्तान बनाया। खामनोई के शासन का सबसे काला और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा जो है वो साल 1988 में देखने को मिला, जो नरसंहार था। दरअसल उस समय ईरान और इराक का युद्ध खत्म हो रहा था और जेल राजनीतिक कैदियों से लबालब भरी थी। खोमैनी ने एक सीक्रेट फतवा जारी किया कि जो भी शासन के खिलाफ है उसे खत्म कर दो। खामनोई तब देश के राष्ट्रपति थे और उनकी निगरानी में एक डेथ कमीशन बनाया गया। ये कहते हैं कि उन रातों में तेहरान की जेलों में फांसी देने वाली रस्सी कम पड़ गई थी। ट्रकों में भर भर कर लाशों को शहर से बाहर ले जाया जा रहा था और हवा में सिर्फ सिसकियां और बारूद की महक थी। कोई गवाह नहीं बचा था, बस वो चीखें थी जो आज भी दीवारों में दफन है। महज कुछ हफ्तों में 5000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें गर्भवती महिलाएं, 15-16 साल के वो बच्चे भी थे जिन्होंने सिर्फ बेहतर भविष्य का सपना देखा था। खामनोई ने इसे गद्दारों के लिए खुदा का इंसाफ करार दिया। उनकी क्रूरता ने उन्हें खोमैनी का उत्तराधिकारी बनने का वो पक्का रास्ता दे दिया जिससे अब पीछे हटना नामुमकिन था। और यहीं पर आता है वो फतवा जिसका बदला दशकों बाद लिया गया, सलमान रुश्दी के खिलाफ फतवा। साल